नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, काफ़ी देर से मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूं जिनमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम खबरें दी जा रही हैं और इस तरह से कहा जा रहा है मानो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की ये मंत्रिमंडल विस्तार। हालांकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरह से मैं चैनल्स पर देख रहा हूं, काफ़ी उछल उछल के रिपोर्टर्स और एंकर्स बता रहे हैं किसको क्या विभाग मिला, किसको बदला गया, किसको लाया गया। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि आखिर इतने बड़े फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ गई उस सरकार को, उन प्रधानमंत्री को जो कल तक कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का ये फॉर्मूला शायद ये तमाम न्यूज़ चैनल्स भूल गए हैं। ज़ोर शोर से इस नारे को बुलंद किया था इन्हीं न्यूज़ चैनल्स ने, लेकिन आज कोई न सरकार से पूछ रहा है न प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि उस नारे का क्या हुआ। इतना भारी भरकम ये फेरबदल हुआ, 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब चलिए आगे की बात करते हैं। न्यूज़ चैनल्स तो ये नहीं बता रहे कि आखिर मंत्रियों से इस्तीफा क्यों दिलाया गया और नए मंत्रियों को शामिल क्यों किया गया। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बेहतर गवर्नेंस के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन असल बात हम आपको बताते हैं। असल बात यह है कि कई मोर्चों पर मोदी सरकार फेल हुई और इस बात का एहसास सरकार को भी है। हालांकि सरकार में बैठे जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मोदी सरकार कई मोर्चों पर फेल हुई है और इस बात का एहसास सरकार में बैठे लोगों को है। तो सरकार ने उन तमाम लोगों से इस्तीफा देने को कह दिया। मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल जो काम था स्वास्थ्य मंत्रालय का इस कोरोना काल में, उसमें मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हुई और हर्षवर्धन का इस्तीफा यह साबित करता है कि सरकार ने मान लिया कि वो पूरी तरह से कोरोना काल में नाकाम हुई थी। लोगों ने देखा किस तरह से अफरा तफरी थी, लोगों में अस्पतालों में अफरा तफरी थी, लोग इतनी मौतें हो रही थीं कि शमशानों के आगे भीड़ थी, कब्रिस्तानों में भीड़ थी और अस्पतालों का हाल तो सबने देखा। ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए लोगों को देखा। सिलेंडर्स की जो कीमतें थीं वो 40-40, 50-50 हज़ार तक पहुंच गई थीं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की। तो इससे सरकार की किरकिरी हुई, सरकार की बदनामी हुई और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हर्षवर्धन को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। अब यह कह देना कि सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री की गलती थी, मोदी सरकार की, या वो जो एक जो सिस्टम बनाया था उसकी कोई खामी नहीं थी, तो इस तरह से शायद प्रधानमंत्री फरार चाहते हैं उन जिम्मेदारियों से जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जनता ने उन्हें चुना है। क्या मंत्री हटा लेने भर से वो इस जिम्मेदारी से बच जाएंगे? और क्या गारंटी है कि नया मंत्री हर्षवर्धन से ज्यादा बेहतर काम करेगा या सरकार की छवि सुधार देगा? इस बात की फिलहाल तो कोई गारंटी नहीं है। दूसरे मंत्रालय पर आते हैं, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय में कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो सरकार की है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई, लिहाजा रमेश पोखरियाल निशंक को हटा लिया गया और उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। दूसरा एक पहलू यह भी है कि शायद वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। श्रम मंत्रालय, संतोष गंगवार इसके मंत्री हुआ करते थे और उनसे यह मंत्रालय ले लिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। श्रमिकों का पलायन, जो पिछला लॉकडाउन था उसमें श्रमिकों का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट से फटकार सरकार को लगी थी कि जिस तरह से श्रमिक गए थे, प्रवासी श्रमिक पूरे देश में पैदल अपने अपने घरों को लौट रहे थे, कई श्रमिकों की उसमें मौत हुई थी, प्रवासी मजदूरों की, और उससे काफ़ी सरकार की किरकिरी हुई थी, सरकार की बदनामी हुई थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सरकार को फटकारा था। इस वजह से इनसे इस्तीफा लिया गया। बाबुल सुप्रियो की बात करते हैं। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में वो मंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव हार गए। लगभग 50,000 वोटों से वो चुनाव हारे। इस वजह से पार्टी की भी बदनामी हुई और काफ़ी फजीहत हुई बाबुल सुप्रियो की भी, लिहाजा उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। सबसे बड़ा नाम रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद एक ऐसा चेहरा जो काफ़ी मीडिया फ्रेंडली, काफ़ी टेलीविज़न पे डिबेट्स में आते रहते थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो मिनिस्टर हुआ करते थे,
उनसे इस्तीफा लिया गया। काफी बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो ट्विटर को लेकर जो विवाद था उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बना और भारत की बदनामी भी बहुत हुई। एक ये मैसेज गया, जिस तरह से यहां पर मंत्रालय उनका काम कर रहा था सोशल मीडिया साइट्स पर, एक ये मैसेज गया इंटरनेशनली कि शायद भारत में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सरकार अपने शिकंजे में लेना चाहती है। हालांकि वो अपना पक्ष रखते थे कि वो निजता का जो अधिकार है लोगों का, उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दुनिया में एक मैसेज ये गया कि शायद भारत सरकार निजी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए उन पर एक दबाव बना रही है। अमेरिका को भी कहना पड़ा कि सरकार वहां पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ गलत कर रही है। तो एक गलत मैसेज जा रहा था, एक छवि का सवाल था, देश की छवि का सवाल था, लिहाजा रविशंकर प्रसाद से इस्तीफा मांग लिया गया। तो ये तमाम नाम मैंने गिनाए जिनको इस्तीफे लिए गए, जिनके और जिनको अलग अलग कारणों से, हालांकि ये कारण सरकार की तरफ से बताए नहीं गए हैं, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ये कारण रहे हों प्रधानमंत्री जिस वक्त ये फैसला ले रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना अलग है। कांग्रेस से जुड़े लोग जो हैं वो कहते रहे हैं कि ये सरकार जो है, जो मोदी गवर्नमेंट है, सिर्फ ये दो लोगों की सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा किसी भी बड़े से बड़े मंत्री की इस सरकार में चलती नहीं है ज़्यादा, और जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं वो पीएमओ से कंसल्टेशन के बाद लिए जाते हैं, यानी पीएमओ ही फैसला करता है, अधिकारी पीएमओ के फैसला करते हैं किस मंत्रालय में क्या काम होना है, वो सारे निर्देश पीएमओ की तरफ से जाते हैं। तो ऐसे में सरकार इन मंत्रियों को हटाकर अपनी नाकामी का ठीकरा इन मंत्रियों पर बिल्कुल नहीं फोड़ सकती, ऐसा विपक्ष का कहना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी, खासतौर से प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी इन मंत्रियों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकार जो चलाने की जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री ही सरकार चला रहे हैं, और सिर्फ दो लोग चला रहे हैं जैसा कि मैंने कहा। और आगे सरकार किस तरह से चलेगी, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल से इस्तीफे दिलाए गए हैं ये एक तरह से नाकामी दर्शाती है सरकार की बौखलाहट दर्शाती है, और सरकार एक जनता में विश्वास लाने के लिए, अपना भरोसा कायम करने के लिए एक नया कलेवर पूरी गवर्नमेंट को देना चाहती है। तो बस इससे ज़्यादा, इस कवायद से ज़्यादा और कुछ नहीं है ये मंत्रिमंडल जो फेरबदल किया है नरेंद्र मोदी ने। आमतौर से आपने ये सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है, आमतौर से बीजेपी के नेता ये कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें इस मंत्रिमंडल में लगभग 27 जो लोग हैं, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, वो ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व क्यों दिया है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, उसकी एक खास वजह मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं अगले साल, और उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा है, लिहाजा प्रधानमंत्री के जहन में वो भी रहा होगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उधर उत्तराखंड में भी चुनाव हैं अगले साल, तो ये भी एक नक्शा रहा होगा प्रधानमंत्री के दिल दिमाग में मंत्रिमंडल को विस्तार देने से पहले कि जातिगत जो समीकरण हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो भी वो इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने साध लें।